ओके बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए, थोड़ा सा मैं रिकैप कर दूं कल की जो हमारी क्लास हुई थी। और मैं आपको ये चीज़ एक बता दूं। अब जाहिर है हमारी फिजिकल क्लास नहीं हो रही, वरना मैं इसको काफ़ी डिटेल से आपको बताता, कोर्स आउटलाइन भी दिखाता। लेकिन अभी चूंकि इतना टाइम नहीं है, तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि कल की क्लास में हमने CLO 1 अपना कंप्लीट कर लिया है। तो हमारा जो कोर्स लर्निंग आउटकम 1 है, और वो किस पे बेस करता था? कंप्लीट स्टडी स्टेट DC सर्किट्स पर विद DC सप्लाई। ठीक है ना? तो वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और जो मैंने आपको असाइनमेंट 2 दिया है, उसके रिलेटेड भी तमाम मटेरियल हमने कल तक की क्लास में कर लिया है। अब आपने जस्ट प्रैक्टिस करनी है, कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक। आज हम नया अपना सीरो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप सब लिख, मेरे हाथ से कॉपी पेन से जरूर आपके पास होगी, नहीं है तो भाई रख लीजिए। कैलकुलेटर, कॉपी पेन, वही तीन चीजें जो हमेशा क्लास में चाहिए होती हैं, आप रख लीजिए और नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए। लिखिए CLO 2, कोर्स लर्निंग आउटकम 2, लिख लीजिए। और टॉपिक हमारा क्या है? लिखिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। लिखिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। मैं लेक्चर भी शेयर कर रहा हूँ। जी, ये मैंने लेक्चर शेयर किया है। आप देखिए, आपको नजर आ रहा है? जी बताइएगा। आ रहा है नजर। ओके, तो लिख लीजिए। अच्छा, शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिए ऑपैम। ऑपरेशन एम्पलीफायर्स, शॉर्ट फॉर्म इज ऑपैम। ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, शॉर्ट फॉर्म इज ऑपैम्स। ओके। एक मिनट रुकिएगा जरा। जी, मैंने दोबारा शेयर कर दिया है। नजर आ रही है बच्चों? विंडो नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर, नजर आ रही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो गया है, जो मैंने आपको कहा था। लिखिए ऑपरेशन एम्पलीफायर्स। अच्छा, अब ये काफी इसमें समझने वाली चीजें हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको ऑनलाइन में जितना हो सके उतना समझा सकूं। देखिए, पहली चीज, सबसे पहली बात ये है कि ये बिल्कुल नया टॉपिक होगा आप लोगों के लिए। ठीक है। ऑपरेशन एम्पलीफायर्स ये क्या होता है? सबसे पहले आप जरा इस डायग्राम को देखिए, तो आपको ये एक छोटी सी चीज नजर आ रही होगी। और मेरे ख्याल है आप सबको इसका नाम जरूर मालूम होगा। क्या कहते हैं इसको? कोई बता सकता है ये क्या चीज है? जी, कोई बता सकते हैं क्या चीज है? अ, भाई पार्टिसिपेट जरूर करिए। आप सबको ही आइडिया होगा, ऐसा नहीं है कि आइडिया नहीं है। आप सबने देखी भी होंगी इस तरह की चीजें। इनको हम कहते हैं ICs, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स। जी बिल्कुल, ये ICs कहलाती हैं। मैं यही पूछना चाह रहा था कि आप लोग जरूर बताएं। तो आपने तो बल्कि इससे काफी बड़ी ICs देखी होगी। तो बेसिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स क्या होते हैं? ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं। यानी कोई ये एक एक कोई डिवाइस का नाम नहीं है, ये पूरे एक सर्किट का नाम है। क्या कहता है, जरा पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। एन ऑपरेशन एम्पलीफायर इज डिजाइंड सो दैट इट परफॉर्म्स सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस व्हेन एक्सटर्नल कंपोनेंट्स सच एज रेसिस्टर्स, कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टू इट्स टर्मिनल्स। यानी हमारे पास ये एक ऐसा सर्किट है, या एक ऐसी IC है जो कि कुछ मैथ्स के ऑपरेशंस परफॉर्म करती है। इसलिए इसका नाम भी ऑपरेशन एम्पलीफायर है, क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशंस करती है। और कब करती है? जब इसके टर्मिनल्स टर्मिनल्स कितने होंगे? अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको 4 पिंस नजर आ रही हैं, और ऑब्वियसली दूसरी साइड पे भी 4 पिंस होंगी। तो टोटल 8 पिंस, यानी 8 टर्मिनल डिवाइस है ये।
इसके टर्मिनल्स पे जब हम कुछ एक्सटर्नल कंपोनेंट्स लगाते हैं तो उन कंपोनेंट्स की मदद से ये कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस को परफॉर्म करेगी। ठीक है। अच्छा, वो फंक्शंस क्या हो सकते हैं, ये पढ़िए। एन ऑप-एम्प इज एन एक्टिव सर्किट एलिमेंट डिजाइन टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस। कौन कौन से? फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ये वो फंक्शंस है जो उसके मशहूर है, इसके अलावा भी काफी सारे फंक्शंस ये परफॉर्म करती है। और बल्कि हम जो सबसे पहला फंक्शन देखेंगे, आई थिंक वो आपको कंपैरेटर कंपैरिजन फंक्शन इसका नजर आएगा। लेकिन वो चूंकि इतना प्रॉपर मैथमेटिकल फंक्शन नहीं होता, मतलब होता तो है लेकिन एज हम कैलकुलेटर में नहीं देख पाते, इसलिए हमने यहाँ पर डेफिनेशन में वो मशहूर चीजें लिखी हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो समझिए एक छोटा सा कैलकुलेटर हो गया आपका। तो ये हमारे पास क्या है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर या ऑप-एम्प की आईसी। अच्छा, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ऑप-एम्प कहते हैं। यानी किस तरीके से हम लिखेंगे, मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, लाइक दिस। आप इसको मिला के भी लिख सकते हैं, या बुक्स में कुछ ऐसे भी लिखा हुआ होता है ऑप-एम्प। इसका ये क्या है? शॉर्ट फॉर्म। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ चीजें। सबसे पहली चीज, एन ऑप-एम्प इज एन, ये क्या वर्ड लिखा हुआ है, कोई पढ़ेगा क्या लिखा हुआ है ये? Active. एक्टिव। बिल्कुल ठीक। आज तक आपने जो कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे वो पैसिव थे, याद करें आप लोग। कौन कौन से? रेसिस्टर, कौन कौन से? कैपेसिटर, कौन कौन से? इंडक्टर्स। ये सारे के सारे कंपोनेंट्स जो है हमारे पास, ये कौन से कंपोनेंट्स होते हैं बताइए? पैसिव कंपोनेंट्स। ये पहली चीज, आप एक आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट देख रहे हैं जो कि हमारे पास क्या आ रहा है? एक एक्टिव कंपोनेंट आ रहा है। ठीक है ना? अच्छा, हमने इसके अलावा सप्लाईज के बारे में कहा था कि वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो, इनको हम दोनों ने कहा, यानी इस तरह की सोर्सेज को हमने क्या कहा था? ये होती हैं। ठीक। एक्टिव की और पैसिव की एक डेफिनेशन हमारे पास ये भी मौजूद है कि हमारे पास अगर कोई भी चीज, या चले डिवाइस कह लीजिए, कोई भी डिवाइस ऐसी हो कि जब आप उसको किसी सर्किट पे प्लग इन करें और वो प्ले कर जाए, कहते हैं ना प्लग इन प्ले। अगर प्लग इन करें और वो प्ले कर जाए, तो वो क्या कहलाएगी आपके अंदाजे के मुताबिक? एक्टिव या पैसिव? जरा सोच के बताइएगा। अगर कोई चीज मैं आपको प्लग इन करूं और वो प्ले कर जाए, तो वो क्या होनी चाहिए आपके ख्याल से? जी जरा बताइएगा। एक्टिव होनी चाहिए कि पैसिव होनी चाहिए? एक्टिव। नहीं एक्टिव बेटा, सर। नहीं बेटा, ये पैसिव होती है। ये लिख लीजिए अपने पास, और ये चीजें पूछी जाएंगी। कोई भी चीज अगर आप लगाएं और वो चल जाए, यानी प्लग करें और प्ले कर जाए, तो वो क्या कहलाती है? पैसिव डिवाइस। हाँ, एक्टिव डिवाइस क्या ऑन होगी कि आप उसको प्लग करें मगर वो प्ले ना कर सके। फिर क्या करूंगा? फिर मुझे पहले इस डिवाइस को सप्लाई देकर ऑन करना पड़ेगा। यानी एक अलग सी सप्लाई देंगे आप उसको, और पहले आप उसको ऑन करेंगे, और उस ऑन करने को हम बाइस कहते हैं, बाइसिंग। यानी बाइसिंग प्रोवाइड करेंगे आप उसको। जैसे ही आप उसको बाइस करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा? वो ऑन होगी। जब वो ऑन होगी तब आप इनपुट देंगे, तो हमारे पास क्या चीज आएगा? आउटपुट आएगा। यानी पैसिव क्या है? आपने इनपुट दिया और आउटपुट आ गया। यानी वो डेड थी, इनपुट देते ही वो ऑन हुई, और आउटपुट देने के बाद वो ऑफ हुई। जबकि एक्टिव क्या होती है कि आपने उसको पहले अलग से ऑन किया, अब इनपुट दें या ना दें वो ऑन है। कब तक ऑन है? जब तक अलग जो सप्लाई आपने दी हुई है, आप जब तक उसको देते रहेंगे तब तक वो ऑन है। ठीक है। अब इसके अगर रियल लाइफ एग्जांपल्स लें, तो देखिए आपके पास बहुत सारे सेंसर्स होते हैं एनालॉग, और बहुत सारे सेंसर्स होते हैं डिजिटल। ठीक है। तो अगर मैं शॉर्ट सी एक बात करूं, तो जितने भी एनालॉग सेंसर्स होते हैं मेजॉरिटी वो हमारे पास पैसिव होते हैं, और जितने भी डिजिटल सेंसर्स होते हैं वो हमारे पास एक्टिव होते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल लेते हैं, एक वेइंग मशीन। आप एक वेइंग मशीन लें, उसमें ऐसे एक कांटा लगा हुआ हो जिसमें एक निडल घूमती हो। ठीक है। तो मुझे बताइए, आप बाजार से खरीद के लाएं, आप उस पर खड़े हो जाएं, आपकी वो जो निडल है वो घूमेगी और आपको क्या कहते हैं, वेट बता देगी। लेकिन अगर आप एक डिजिटल मीटर लेकर, यानी डिजिटल वेइंग मशीन लेकर आए, उस पर यहाँ पे सुई नहीं होती, एक पैनल होता है। ठीक है। इस पैनल में नंबरिंग आती है। तो वो पैनल कब ऑपरेट करेगा? आप उसमें खड़े हो जाएं, कोई भी नंबर नहीं आएगा। आपको पहले उसमें सेल लगाने पड़ेंगे, उसको ऑन करना पड़ेगा। जब वो ऑन हो जाएगा तब आप इनपुट देंगे तो वो चलेगा। तो ये एग्जांपल किसकी हो गई कि आप एक मतलब सेंसर एक ही टाइप का वेइंग मशीन, मगर एक हमारे पास पैसिव है और दूसरा हमारे पास एक्टिव है। ये चीज समझ में आई आप लोगों को? बोले भाई। Yes, यस sir. सर। अच्छा, इसकी बुनियाद क्या है कि हर वो चीज जिसके अंदर कोई आईसी लगी हो, लाइक दिस, ये एक आईसी है।
अगर कोई आईसी बेस्ड सर्किट होगा ना, तो आईसी जो होती है वो सारी की सारी एक्टिव होती है। पैसिव आईसी मुझे नहीं पता, मेरी नॉलेज में नहीं है, कोई होती होगी, शायद होती होगी, अभी मेरे ध्यान में नहीं है। लेकिन एक्टिव आईसी जितनी भी हैं वो हमारे पास एक्टिव होंगी। एक्टिव होंगी तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको बायस करना पड़ेगा, इसको सप्लाई देनी पड़ेगी। और जब आप सप्लाई देंगे तब ये ऑन होगी और फिर आप इससे वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए शुरू में हमने ऑप एम्प को डिस्कस क्या किया, इट इज एन एक्टिव सर्किट एलिमेंट डिजाइंड, बनाया गया है टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन सो ऑन। ठीक। अच्छा, उसके बाद भी पढ़ लेते क्या कहते हैं। ऑप एम्प इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट ऑफ रेसिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स एंड डायोड्स। यानी इसके अंदर बहुत सारा एक सर्किट लगा होता है। वो क्या होता है भी दिखा बताता हूँ। अ फुल डिस्कशन ऑफ व्हाट इज इनसाइड द ऑप एम्प इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक। ऑब्वियसली एक बात बताएं, इसमें से रेसिस्टर्स आप पढ़ चुके हैं, ट्रांजिस्टर्स वो तो इस पूरे सेमेस्टर आपने नहीं पढ़ने, नेक्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे जाकर, जब आप एक इलेक्ट्रॉनिक का कोर्स पढ़ रहे होंगे। उसके बाद कैपेसिटर वो भी आपने पढ़ने हैं, और डायोड ये भी आप नहीं पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर में। मेरे भाई जब आपने ये सब कुछ अभी तक पढ़ा ही नहीं है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप इसके अंदर के स्ट्रक्चर को देखना शुरू करते हैं। तो वो क्या कहता है, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक इट विल सफिश टू ट्रीट द op-amp एज अ सर्किट बिल्डिंग ब्लॉक एंड सिंपली स्टडी व्हाट टेक्स प्लेस एट इट्स टर्मिनल्स। क्या मतलब, मैं रब कर रहा हूँ। वो ये कहता है कि भाई भाई इस आईसी के अंदर जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है उससे फिलहाल हमें गर्ज नहीं, बल्कि फिलहाल नहीं, इस पूरी बुक में उस वो कह रहा है हमें गर्ज नहीं है। तो इसके अंदर के पढ़ने के लिए हमें कम से कम इलेक्ट्रॉनिक्स के 2 या 3 कोर्सेज पढ़ने पड़ते हैं। पहले एक कोर्स पढ़ते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरे कोर्स में जाके इसके अंदर के सर्किट की एनालिसिस होती है। ठीक है। तो वो बहुत ही एडवांस लेवल पर होती है। तो फिर अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम ये कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ये डिवाइस है और उसके ये 1 2 3 4 ये 8 टर्मिनल्स हैं, तो हम इन सिर्फ टर्मिनल्स की बात करेंगे, यानी बाहर क्या हो रहा है। और मजे की बात ये कि हमें अंदर देखे बगैर सिर्फ बाहर से ही हम इस डिवाइस को चला सकते हैं। तो जब हमें नीड नहीं है तो फिलहाल हम इसको अंदर भूल जाएंगे, ये हमारे लिए इट्स जस्ट लाइक अ ब्लैक बॉक्स। जी यहां तक बताइए, यहां तक बात समझ में आ गई। यस सर, आ गई। Yes, sir. अच्छा, मैंने शुरू में क्यों थोड़ा सा मैं हेसिटेट हो रहा था कि ऑनलाइन क्लास है, मैं ओपन पढ़ा रहा हूँ, उसकी वजह ये कि हम क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं ना वो तो ठीक है, लेकिन जो थियोरेटिकल चीज होती है तो वो बहुत बेहतर होता है कि फिजिकल क्लास में समझी जाए। लेकिन ये कभी फिलहाल मजबूरी है, हम करेंगे, अगर नीड हुई तो फिजिकल में क्लास में भी हम उसको देख लेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छा, एक स्लाइड में लेकर आया हूँ, क्योंकि जब मैं ये बच्चों को पढ़ाता हूँ ना कि इसके अंदर ऐसा है, इसके अंदर वैसा है, तो बच्चों को थोड़ा सा उनको क्यूरियोसिटी होती है कि भाई इसके अंदर है क्या। तो एक सर्किट डायग्राम में लेकर आया हूं बहुत सिंपल से ओपैम्प की, कि इसके अंदर क्या है। ये भी हमने क्या कहा, हमने अंदर पढ़ना नहीं है, तो हम पढ़ेंगे नहीं, जस्ट उसको ऑब्जर्व करेंगे, सिर्फ देखेंगे कि अंदर क्या है। ठीक है। भाई क्लियर है, दिखा दूं। भाई बात दिखा समझ दें में, सर। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, आप डर जाएंगे क्योंकि फिगर काफी कॉम्प्लेक्स है। अच्छा देखिए, अब इसके अंदर रेसिस्टर्स होंगे, ट्रांसिस्टर्स होंगे और काफी सारी चीजें होंगी। तो आइए जरा इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। जी डायग्राम नजर आ रही है आप सबको। यस सर, आ रही है। जी। अब इसमें मैं अगर आपको थोड़ी सी बात बता दूं, तो ये चीज तो आपको पता है, ये जिगजैग पाथ, ये क्या है, रेसिस्टर्स हैं। सही है ना, सही कह रहा हूं। ये सारे क्या लगे हुए हैं, रेसिस्टर्स। और ये जो पीछे में चीज है ये भी आप जानते होंगे, आई थिंक, ये क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर। लेकिन जो ये आपको दिख रहे हैं, जो ये एरो हेड से बने हुए हैं, इतने सारे जो लगे हुए हैं, ये सारे ट्रांसिस्टर्स हैं। तो अगर हम इनको गिनना भी शुरू करें, तो बल्कि नंबरिंग की हुई है, तो आई थिंक ये कुछ Q24 तक जा रहे हैं। तो तकरीबन 24 25 के करीब हमारे पास ट्रांसिस्टर्स लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो 13 है ये 2 हैं। ठीक है ना। तो आप 24 25 के करीब ट्रांसिस्टर्स कह सकते हो, कि बहुत ही सिंपल डायग्राम में लेकर आया। वरना वैसे तो आप जानते हैं कि अगर आप प्रोसेसर की बात करें तो उसकी आईसीस के अंदर तो मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ट्रांसिस्टर्स होते हैं। तो एक आईसी में बहुत सारे ट्रांसिस्टर्स होना ये कोई ऐसी मतलब मुश्किल बात नहीं कि हमें समझ में आए। तो इसमें अगर आप देखें तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो है टर्मिनल से, वो कौन से जो नीले रंग में दिखाए हैं। तो बच्चों जरा देख सकते हो नीले रंग में क्या क्या चीजें दिखाई हैं। जी भाई जल्दी से रिस्पॉन्स करें। सर, वोल्टेज, करंट और आउटपुट नजर आ रहा है, हाँ। और करंट, इनपुट। हाँ करंट चले अगर हम रहने दें, तो सबसे पहले आप देखिए ये ऊपर एक आपको दिख रहा है 15 वोल्ट बीसीसी।
और नीचे दिख रहा होगा -15 -VEE। तो ये जो चीजें हैं ये टर्मिनल्स हैं जो बाहर निकल रहे हैं, ये सप्लाई है। अच्छा, उसके बाद ये क्या है, ये हमारे इनपुट्स हैं, ये भी दो दिख रहे हैं, और एक हमारा यहाँ पर दिख रहा है ब्लू कलर में, ये क्या है, ये आउटपुट है। तो मेनली हमारे पास ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है। मुझे एक सवाल यहाँ पर बच्चे के जहन में आएगा कि सर इनपुट आपके पास यहाँ पर आएगा, या ये जो आपने इनपुट सप्लाई दी हुई है यहाँ आएगा, कहाँ पर आएगा, ये इन जो लिखा है यहाँ पर होगा, या ये VCC VEE ये होगा, क्या कहते हैं आप? और अगर एक जगह पे होगा तो फिर दूसरा क्या है? जी बताइए जरा। सर दोनों के डिफरेंट यूजेस होंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज डिस्कस की थी कि एक्टिव एलिमेंट है, और एक्टिव एलिमेंट के लिए क्या जरूरी होता है? बाइसिंग। क्या आप पहले उसको ऑन करेंगे उसके बाद वो चलेगा, सही है ना? तो ये जो सप्लाई है ना ऊपर, VCC +15 -VE -15, ये बेसिकली बाइसिंग प्रोवाइड की जा रही है, यानी उसको ऑन किया जा रहा है, जिंदा किया जा रहा है, सेल लगाए जा रहे हैं। बात समझ में आई? पहले आप इसको ऑन करेंगे, जब ये एक दफा ऑन हो जाएगा तो ये जो दो इन दिखाए हुए हैं ये असल इनपुट है, यहां पर आप इनपुट देंगे तब ये काम करेगा, और ये आउटपुट यहां पर, ये जो ब्लू कलर का दिखा है यहां पर आउटपुट निकलेगा। अगर आपने इसको सप्लाई नहीं दी तो आप जितना मर्जी इनपुट देते रहे, आउटपुट पे कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? यस। तो चले अब आगे चलते हैं। मैंने जस्ट ये डायग्राम दिखानी थी आपको। ये देखिए, ये हमारे पास कुछ इसके टर्मिनल्स होते हैं, और अगर मैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमने इसके इंटरनल नहीं देखना, तो जब हमने इंटरनल नहीं देखना तो इसको हम एज अ ब्लैक बॉक्स ट्रीट करते हैं, तो इसको हम ट्रायंगुलर बॉक्स बनाते हैं लाइक दिस। ये देखें, ये बना हुआ भी ऊपर। थोड़ा सा इसको अच्छे सा बना दूंगी ये। ठीक है, ट्रायंगुलर बॉक्स बनाते हैं। अब ट्रायंगुलर बॉक्स में हम क्या कहते हैं, इनपुट दो होंगे और आउटपुट एक होगा। तो अभी आपने देखा था वहां पर दो इनपुट थे, एक आउटपुट था, क्या ख्याल है आपका? बोले। जी सर देखा था। और यहां पर इनपुट हमारे पास दो होंगे, इनपुट 1 और इनपुट 2। ओके, फिर हमने ये भी देखा कि दोनों इनपुट्स पर जो है वो साइन थे, माइनस और प्लस के, तो वो हमने यहां पर दे दिया, वो भी हम थोड़ी देर में देख लेंगे। तो ये हमारे पास इस ऑपैम्प का टर्मिनल स्ट्रक्चर होता है, दो इनपुट एक आउट। बस हमारे बेसिक काम की यही चीज है, हमने इनपुट देना है, आउटपुट लेना है, इनपुट देना है, आउटपुट लेना है। और अगर मजीद थोड़ी बहुत काम की कोई चीज है तो वो क्या है, वो इसकी सप्लाईज है। तो हम यहाँ पर सप्लाई शो कर देते हैं। ऊपर वाली सप्लाई हो गई प्लस वाली, और नीचे वाली सप्लाई हो गई जो हमने देखी थी माइनस वाली। क्या ख्याल है आपका, यहां तक सही है बात? बोलिए। सही है सर। जरा इस डायग्राम को देखिए, तो इस डायग्राम में वो 8 पिंस दिखाई हुई है, सही है? तो 8 पिन में से आप सबसे पहले देखेंगे कि भाई ये जो हमारा इनपुट है, ठीक है ना, ये और आउटपुट कहाँ है? देखिए, इनपुट तो दो हैं, दो इनपुट को हम कैसे पहचानेंगे? तो हमने कहा यार एक पर माइनस आ रहा है, एक पे प्लस आ रहा है, तो इसके नाम रखो। तो हमने माइनस वाले का नाम ये रखा है, ये देखें यहाँ लिखा हुआ है इन्वर्टिंग इनपुट। क्या नाम है? इन्वर्टिंग इनपुट। और प्लस वाले का नाम हमने क्या रखा है? नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, ये नीचे है, ताकि पहचान हो जाए। और आउटपुट चूंकि एक है तो जस्ट आउटपुट। तो हमने कहा कि भाई इसमें अगर आप देखें तो पिन नंबर 2 पर कौन सा क्या चीज आ रही है, बताइएगा, बोलिए। इन्वर्टिंग इनपुट। यानी कि ये माइनस वाला कहाँ आ रहा है? 2 पर। और 3 पर क्या चीज आ रही है? ये प्लस वाला इनपुट। तो ये दो इनपुट्स हो गए, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3। और आउटपुट कहाँ पे आ रहा है? वो पिन नंबर 6 पे आ रहा है, जरा चेक करिए। ये आउटपुट है हमारा। तो ये दो इनपुट हो गए, ये दो आउटपुट हो गए, और आखिर में क्या बची? ये सप्लाई, VCC-VE। तो हमारे पास प्लस वाली सप्लाई कहाँ है? ये रही। ये प्लस वाली सप्लाई हो गई 7 पर, और ये माइनस वाली सप्लाई हो गई ये 4 पर। ठीक है, यहां तक क्लियर? हमारी 5 पिंस जो हमने यहां बनाई थी वो यूज हो गई। बोलो भाई। यस क्लियर। अब रह गई हमारे पास 3 पिंस, ठीक है? तो अगर आप गौर करें तो पिन नंबर 1 और पिन नंबर 5 पर क्या लिखा हुआ है? बैलेंस। क्या लिखा हुआ है, बोले? बैलेंस। जी बच्चों, क्या ख्याल है आपका, क्या लिखा हुआ है? हेलो भाई, आवाज आ रही है? बैलेंस। अच्छा, ये बैलेंस। बैलेंस क्या करता है ये मैं भी थोड़ी देर में बताता हूँ। मैं थोड़ी देर में बताता हूँ ये कोई काम करता है। ठीक है। अच्छा, ये सारी पिन के बाद जरा आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है 8वीं पिन पर? नो कनेक्शन।
नो कनेक्शन। क्या मतलब है इसका कि जिसकी जो 8वीं पिन है फिलहाल वो यूजलेस है, उस पर कोई भी कनेक्शन इंटरनली नहीं हुआ हुआ। ठीक है ना। तो अब सवाल ही पैदा होता है कि जब ये है नहीं तो फिर इसको बनाया ही क्यों, जरूरत क्या है इसकी। तो क्या जवाब होगा इसका, बताइए। भाई जब कनेक्शन ही नहीं है, इसकी नीड ही नहीं है, तो फिर हमने इसको बनाया ही क्यों। जी बताइए। लेकिन जब मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना तो कॉमन सेंस के क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, ना कि कोई थियोरेटिकल नॉलेज के। क्या कहते हैं आप। सर अर्थ वायर डालने के लिए या कोई और सिस्टम जिसमें यूज होता हो? नहीं नहीं, जब इसमें नो कनेक्शन है तो इसका मतलब ये कि इंटरनली ये किसी चीज से कनेक्ट ही नहीं है। यानी अंदर हम्म, अगर मैं इसका ओपैम्प बना दूं लाइक दिस, यूं ओपैम्प बना दें, तो एक ये आ गई इन्वर्टिंग, एक ये आ गया नॉन इन्वर्टिंग, ये आउटपुट आ गया, ये इसका क्या कहते हैं सप्लाई आ गई, ये इसकी नेगेटिव सप्लाई आ गई, ये दो बैलेंस की पिंस आ गई, ये सब कनेक्ट हुई, ये तो कनेक्ट ही नहीं हुआ हुआ। आई बात समझ में। ये यस। कनेक्ट ही नहीं हुआ। तो भाई असल वजह ये है कि जब आप एक आईसी बनाते हैं तो जाहिर है उसकी पिंस इवन होंगी ना। अगर यहाँ चार हैं तो यहाँ पर भी चार होंगी। अब अगर मैं कहूँ नहीं सात, सात पिन में बनाऊंगा कैसे, मतलब एक तरफ पिन नहीं बनाऊंगा, ये तो लंगड़ी आईसी बन जाएगी। तो लंगड़ी आईसी कैसी लगेगी, अजीबोगरीब नहीं लगेगी। भाई जब आप आईसी बनाएंगे तो ऑब्वियसली आपने आपने कहा कि भाई कितनी पिन चाहिए, आपने कहा सात, तो कैसे बनाऊं सात। आपने कहा तीन इधर बना दो, तीन इधर बना दो, तो चौथी कहाँ बनाऊंगा। तो हमने कहा कि नहीं भाई चार इधर बना दो, एक दो तीन चार, ऑब्वियसली इधर भी चार ही बनानी पड़ेंगी पिन। तो आपके पास जितने भी नंबर ऑफ पिंस होंगी वो इसमें होंगी हमेशा इवन में। ठीक है, तो अगर एक पिन नहीं यूज हो रही है तो आप उसको खाली छोड़ दीजिए, मगर बनानी जरूरी है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। यस। अब एक और बात कि आईसी तो इस तरह का एक ब्लैक बॉक्स होता है, उसमें ऐसे चार पिंस यहाँ है, चार पिंस यहाँ है, तो मुझे कैसे पता चलेगा पिन नंबरिंग का, क्योंकि पिन अगर यहां से शुरू होगी तो ये 1 2 3 4, और ये 5 6 7 8 ऐसे आ रहा है ना। और अगर यहां से शुरू होगी तो ये 1 2 3 4, उसके लिए ये चीज इस्तेमाल होती है, इसको कहते हैं नॉच। क्या कहते हैं, नॉच। ये हमेशा फ्रंट पे बना होता है, यानी जहां पर ये बना होगा नॉच, आप उसको ऐसे रख दें आईसी को यानी नॉच उसके ऊपर की तरफ करके रखते हैं लाइक दिस। जहां नॉच बनाओ रख देंगे तो इसके लेफ्ट साइड पर पिन वन होगी। तो ये टू, ये थ्री, ये फोर, 2 3 4, और फोर के सामने क्या होगी, फाइव। फिर होगी 6 7 8, 6 7 8। तो पिन आईसी की जो नंबरिंग है वो आप इस नॉट से पहचानेंगे, वरना तो आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। क्लियर। ओके। अब यहाँ पे इन्होंने ये बना के भी दिखा दिया कि ये माइनस का क्या है, नॉन इन्वर्टिंग पिन नंबर टू, प्लस का क्या है, सॉरी, माइनस का क्या है इन्वर्टिंग पिन नंबर टू, प्लस का क्या है नॉन इन्वर्टिंग पिन नंबर थ्री, और आउटपुट का है 6 पर, तो इन्होंने यहाँ 6 दिखा दिया। और 7 पर प्लस सप्लाई है, और 4 पर माइनस सप्लाई है, और ये ऑफसेट नल के लिए जो बैलेंस इस्तेमाल होता है, जो मैंने कहा था अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, ये बना दिया। तो इसमें 8 के अलावा सारे पिन के कनेक्शन हमें शो कर दिए। ओके, चले आगे चलते हैं। हाँ, बड़ा जबरदस्त एक सवाल आ गया एक्सरसाइज का। पूछता है कि भाई व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टर्मिनल्स रिक्वायर्ड बाय अ सिंगल ऑप एम्प। जी क्या जवाब होगा, पहले इसका बताएं। 7। नहीं नहीं, देखो उसने कहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टर्मिनल्स, या उसने कहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टर्मिनल्स। भाई ये बताएं, आवाज सबको आ रही है, क्योंकि कुछ यस सर, बच्चे आ कह रही रहे है। थे कि शायद आवाज में उनको कोई प्रॉब्लम हो रहा है। हम्म। नहीं सर, आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है। आ रही है। ओके ओके, ठीक है। जी, हम बात ये कह रहे थे कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टर्मिनल्स रिक्वायर्ड। तो चले मैं इसका आंसर करता हूं, फिर आगे का आप करिएगा। देखिए वो कहता है मिनिमम नंबर, तो देखिए अभी हमने कहा था कि मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए, तो जहन में रखें ये तीन तो कहीं नहीं गए, ये तो हमेशा आएंगे। सही है ना, माइनस यानी माइनस वाला इनपुट, प्लस वाला इनपुट, एक दो और तीन, और दो सप्लाईज की आप ले लीजिए, क्योंकि सप्लाई करेंगे तो ऑन होगा। तो इसका मतलब मिनिमम नंबर किसी भी सिंगल ऑप एम्प की कितनी होनी चाहिए, पांच। क्योंकि बाकी दो जो है वो बैलेंस के लिए हैं, वो इतनी जरूरी नहीं होती, ये है जरूरी। तो मिनिमम नंबर हो गया पांच। सही है, यहां तक क्लियर बात। यस सर, क्लियर। मगर सर आपने कहा था कि दोनों साइड पे इवन होना चाहिए, तो 6 बोलेंगे या 5? नहीं 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 नहीं, देखो भाई जो आईसी है ना उसमें तो आठ ही है।
सही है ना। हाँ, वो पूछ रहा है कि हम्म। मिनिमम कितनी इस्तेमाल होंगी, ये पूछ रहा है बेसिकली, सवाल ये है उसमें से इस्तेमाल मिनिमम कितनी होंगी। सही है। यूजेज यस पूछ रहा है, ना कि फिजिकल स्ट्रक्चर पूछ रहा है उसका। अब अगला सवाल है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टर्मिनल्स रिक्वायर्ड ऑन एन आईसी पैकेज कंटेनिंग 4 op amps कॉल्ड क्वाड op amp। यानी एक आईसी है, बड़ी सी बना देते हैं, एक बड़ी सी आईसी है, और उस आईसी के अंदर जो है, बड़ी सी आईसी है लाइक दिस, और समझे उसमें 4 op amps हैं। ठीक है। तो उसकी कितनी पिंस होनी चाहिए मिनिमम। यानी अब वो वही बात, इवन नंबर को फिलहाल भूल जाए, हम यूजेज के हिसाब से कह रहे हैं, तो कितनी होनी चाहिए। सर, बस टाइम्स 4 हो जाएगा 20। 20। हाँ, एक आंसर तो बिल्कुल कॉमन सेंस में ही आता है कि होना चाहिए, मगर ये आंसर गलत है। अब जरा सोचिए, मतलब मैंने ठीक इसलिए लगाया कि हाँ, समझ में ये आएगा कि एक को 5 चाहिए, 4 को 20 चाहिए, मगर ऐसा है नहीं। अब जरा सोचिए क्या होना चाहिए। चलिए, टाइम कम है, मैं आंसर कर देता हूँ, कोई करना चाह रहे तो जल्दी से बता दे। सर 14 हो सकता है कि सबकी सिर्फ दो सबकी सप्लाई है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही जवाब आ गया। देखो भाई, पहली बात, आपके पास इनपुट और आउटपुट ये तो कभी कॉमन नहीं हो सकता, खुद सोचो। यानी मैं कहूंगा इसका इनपुट और इसका इनपुट एक जैसा, ये तो नहीं हो सकता ना, आउटपुट एक जैसा ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कि यानी कितनी हुई, 3, 12 पिन तो लाजमी होंगी। क्या ख्याल है आपका। अरे बोलते यस। नहीं भाई। 3 इसकी, 3 इसकी, 3 इसकी, 3 इसकी, ये तो लाजमी तौर पे बाहर निकलनी चाहिए 12 पिन। सही है ना, क्योंकि ये तो अलग अलग इस्तेमाल होंगे ना, एक साथ तो इस्तेमाल नहीं होंगे, अलग अलग इस्तेमाल। तो 12 पिन तो हो गई। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि इनकी जो पावर पिन है ना, वो सबकी एक बना दे, और उनसे सबको पावर कर दे, क्योंकि पावर ही तो करना है जस्ट। इसी तरह इस पावर पिन से भी सबको आप अलग अलग पावर करते हैं। तो आप ये कर लें +2। तो मिनिमम, क्योंकि हमसे असल में सवाल उसने मिनिमम का पूछा था, ये नहीं पूछा था होनी कितनी चाहिए, होनी तो ज्यादा चाहिए, अगर मिनिमम की बात करूं तो पिन कितनी होनी चाहिए, 14। इट्स राइट आंसर। क्लियर टू एवरीवन। यस सर, क्लियर। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा जी, कोई स्लाइड हमने मिस तो नहीं की। हम्म। अच्छा, एक ये बैलेंस वाली बात रह गई थी, मैं बैलेंस वाली बात भी चले कर देता हूं। देखिए, इस बैलेंस में जरा आप वापस जरा यहाँ आए, तो यहाँ पर आपको ये दोबारा मैं इस डायग्राम में दिखाऊं तो ये आपको दिख रहे हैं इनपुट के दो, यानी इनपुट दिख रहे हैं, ये प्लस है तो यानी नॉन इन्वर्टिंग, ये माइनस है इन्वर्टिंग, और ये आपका आउटपुट है। ठीक है। तो मैं अगर इधर आऊं, यहाँ पे हम बना लेते हैं, मैं ये बैलेंस वाली चीज भी यहीं पे समझा दूं ताकि हम आगे चलें। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर ये सर्किट बनाऊं ऑप-एम्प का, ये हमारे पास माइनस, ये हमारे पास प्लस, ठीक है, और ये हमारे पास आउटपुट। तो ये जो दो इनपुट होते हैं ना, ये बेसिकली कहलाते हैं डिफरेंशियल इनपुट्स, इनको लिख लीजिए। ये आगे चल के अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स में ये चीज पढ़ाई जाएगी, लेकिन ये डिफरेंशियल इनपुट्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, डिफरेंशियल इनपुट्स। अच्छा, साइन भी बता रहा है, एक प्लस एक माइनस, तो डिफरेंस तो हुआ ना, तो डिफरेंशियल इनपुट्स तो हुए। दोनों प्लस होते तो फिर एडिटिव होते, दोनों माइनस होते तो भी एडिटिव होते, लेकिन एक प्लस एक माइनस के सामने ये डिफरेंशियल है। सही है, यहाँ तक बात क्लियर। बोले। यस सर, क्लियर। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूं कि इन दोनों पर मैं 5 वोल्ट अप्लाई कर दूं, मिसाल दे रहा हूं, दोनों पे 5 वोल्ट, एक प्लस का 5 वोल्ट हो जाएगा और एक माइनस का 5 वोल्ट हो जाएगा, क्या ख्याल है। यस इसका आउटपुट क्या होगा, तो मैं अगर छोटा सा चले फॉर्मूला भी बता दो, तो उसके आउटपुट आता है बेसिकली इसमें, यानी कि एक होता है वोल्टेज गेन, यानी इसमें कितना गेन होगा, गेन का मतलब ये एम्पलीफायर है ना, तो इनपुट देंगे, आउटपुट कितना बड़ा हो जाएगा, ये भी हम आगे चल के पूछते हैं। और यहां पर आता है डिफरेंशियल इनपुट, और वो क्या होगा, यानी ये 1 है, ये 2 है, तो V2 - V1 होता है। V2 - V1, क्योंकि डिफरेंशियल है ना, तो इसको 2 को हमने प्लस ले लिया और 1 को हमने माइनस ले लिया, V2 - V1। तो बताइए आउटपुट क्या होना चाहिए। जी, बताइए। सर, ऐसे तो 10 हो रहा है। नहीं बेटा, 0 होना चाहिए ना, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, नहीं 5 - 5। सर, जो माइनस में है, वो आपने माइनस माइनस वाला माइनस कर दिया, तो वो साइन चेंज। नहीं नहीं, मैंने तो दोनों का प्लस ही तो अप्लाई किया है, माइनस का अप्लाई किया है। आपने इधर भी +5 दिया, इधर भी +5 दिया।
इधर भी आप +5 रखेंगे, इधर भी +5 रखेंगे, तो सर मैं 5। टर्मिनल के हिसाब से सोच रहा था। नहीं, टर्मिनल के हिसाब से जो ये माइनस है वो तो यहाँ लिख दिया, लेकिन इस पर तो प्लस ही है ना। अच्छा ठीक। तो 2 माइनस क्यों लेकर आ रहे हैं आप? मैंने तो एक माइनस लिखा है ना, 2 माइनस क्यों लिखे? अच्छा ठीक है सर। सही है। तो क्या ख्याल है, आउटपुट 0 नहीं होना चाहिए? यस सर, 0 होना चाहिए। तो बस यही चीज समझानी थी कि जो एक ओपैम्प होता है या एक आइडियल ओपैम्प होता है, उसमें अगर आप सेम इनपुट देंगे तो आउटपुट हमेशा 0 आता है। सेम इनपुट देंगे। सही है। बोले। यस सर, मैंने सही है। यहाँ बी अप्लाई किया और यहाँ पर भी बी अप्लाई किया, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? 0। ये है आइडियल। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि रियल में ये 0 वोल्ट नहीं आएगा, यहाँ कुछ वोल्ट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल दे रहा हूं कि हो सकता है 0.4 आ जाए या -0.2 आ जाए। सही है। तो ये दोनों चीजें क्या कहलाएंगी, बताइए? ये दोनों चीजें आपने पढ़ा है इंटर में एक टर्म, ये कहलाते हैं जीरो एरर। अगर आपको याद हो, आपने अपरेटस के अंदर पढ़े होंगे ये चीजें, जब आप फिजिक्स में लैब्स कंडक्ट करते थे तो वहां अपरेटस में जीरो एरर निकालते थे। फर्नियर कैलिपर हो या माइक्रोमीटर स्क्रू गेज हो, इस तरह की चीजें हो। याद है आप लोगों को? यस, याद है सर। ये जीरो एरर क्या होता है? ये जीरो एरर का मतलब होता है हर वो जगह जहां पर 0 आना चाहिए और 0 ना आए, उसको कहते हैं जीरो एरर। इसके मैं मिसाल दे देता हूँ। एक वेट मशीन ले लेते हैं, सबसे आसान मिसाल है, ये वेट मशीन है। ये देखिए, ये एक वेट मशीन है, ठीक है। अब इसकी निडल है, फॉर एग्जाम्पल ये इसका वेट चल रहा है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 50 kg है, यहाँ पर सपोज 100 kg है। सही है। तो निडल सही है, ये जा रही है, ऐसे जा रही है। पता है निडल कहाँ होनी चाहिए जब कोई इसके ऊपर खड़ा नहीं है? तो क्या निडल यहाँ होनी नहीं चाहिए? यस सर, 0 पे होनी चाहिए। जब एक का वजन है 60 kg, वो जब यहाँ खड़ा होगा तो निडल यहाँ आ जाएगी। क्या ख्याल है? सही कह रहा हूँ? सही कह बोले। रहे हैं। ये तो हो गया नॉर्मल। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल एक दूसरी मशीन है और उसमें 0 यहाँ है, 50 यहाँ है, 100 यहाँ है, और सुई जो है वो यहां पर मौजूद है, तो ये तो 0 पे ही नहीं है। इसको कहते हैं जीरो एरर। इसको क्या कहते हैं? जीरो एरर। 0 है। और एक और एग्जांपल हो सकती है कि 0, 50, 100 और सुई यहां पर मौजूद हो पहले से। ये भी जीरो एरर है। एक नेगेटिव जीरो एरर है, एक पॉजिटिव जीरो एरर है। क्या ख्याल है? जी सर। अच्छा, क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी से बता दूं तो यहां पर देखिए दोनों किस्म के जीरो एरर्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि जब हम इस पे वजन लेंगे, इसकी अगर मैं बात करूं वजन लेंगे, तो जब ये सुई यहां आएगी तो हम जानते हैं ये पहले से ज्यादा थी। तो इसका मतलब ये जो आया है वजन, ये कुछ ज्यादा आया होगा, तो हम इसमें ये माइनस कर देंगे जो भी। यानी अगर ये पहले से 10 पर था और अब 70 आ गया, तो मैं एक्चुअल वजन आपका 60 है। इसी तरह अगर ये नीचे थी तो इसका मतलब ये पहले से कम थी, फॉर एग्जाम्पल ये -10 पे थी। और अब अगर आपका वजन 50 आ रहा है तो असल में आपका वजन 60 था, क्योंकि 10 तो इसने खा लिए। तो जीरो एरर रिमूव करने का तरीका क्या होता है? आप ऑफसेट दे दें। आप क्या दे दें? ऑफसेट। सही है। ये हर यस जगह होगा, सही है। चाहे आपको बुखार बुखार मेजर करना है, आप बुखार करना चाहें, कहीं पे भी करना चाहें, अगर पहले से कोई वैल्यू आ रही है तो जो वैल्यू है वो रिजल्ट से आप माइनस, यानी अगर वो प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें, तो इसको कहते हैं ऑफसेट। और ऑफसेट क्या कर रहा होता है? नल कर रहा होता है आउट। तो अगर आप गौर करें, ये जो बैलेंस है इसका काम भी यही है, ऑफसेट नलिंग। तो मैं वापस लेकर आ रहा हूं। तो यहां पर ये देखिए क्या लिखा है, ऑफसेट नलिंग। तो यहां पर भी यही कह रहा है कि अगर आउटपुट 0 नहीं आता ये, तो ये क्या करेंगी पिंस? ये ऑफसेट को नल कर देंगी। आप इन दो बैलेंस की पिंस को आप मुख्तलिफ वैल्यूज देकर हम आउटपुट को 0 लेकर आएंगे। और जब एक दफा आउटपुट 0 आ जाएगा तो फिर अब वो फिक्स वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी वोल्टेज की, वो पिन नंबर 1 और 5 पर फिक्स दे देंगे। तो ये अब हमारा अपरेटस कह रहा हूँ, हमारे जो ये ओपैम्प है बिल्कुल सही काम करेगा। इसलिए ये दोनों पिन हमने कहा था मिनिमम में इस्तेमाल नहीं होंगी, क्योंकि ये हमेशा इस्तेमाल नहीं होंगी। जब इस्तेमाल होंगी जब जीरो एरर एग्जिस्ट करेगा। तो जीरो एरर हमेशा तो नहीं एग्जिस्ट करेगा ना, हो सकता है कभी करे, अक्सर तो नहीं करता, लेकिन कभी कोई डिवाइस माल फंक्शन हो गई या कोई प्रॉब्लम हो गई तो जीरो एरर आ जाता है, और जीरो एरर फिर आप बैलेंस को इस्तेमाल करके इसको ऑप्शनल कर दीजिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये मैंने थोड़ा सा लैब का भी आपको काम करा दिया यहाँ पर। और आपने जो इंटर में पढ़ा था जीरो एरर का कॉन्सेप्ट, तो काफी बच्चों को क्लियर नहीं भी होता। एक्चुअली मैंने भी जब पढ़ा था तो मुझे भी सही से क्लियर नहीं था कि हम करते क्यों हैं। बस कर लिया था कि भाई एक तरीका होता है करना है। तो ये चीज क्लियर करें कि ये मकसद क्या, हम क्यों कर रहे होते हैं। जी, यहां तक बात क्लियर सबको? यस सर, क्लियर। अच्छा, इसके बाद हमने आगे चलना है, अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है, लेकिन मेरा ख्याल है टाइम खत्म हो गया है। आपकी या भी है टाइम? मैं अगली मीटिंग शुरू कर सकता हूँ या अगली क्लास का टाइम हो जाएगा आपकी? सर क्लास का टाइम शुरू हो चुका है।
अच्छा सर चले अगली ठीक क्लासेस का टाइम शुरू हो चुका है है। मैं 3 बस मिनट फिर यहाँ पहले। से, हाँ यहाँ मैं एंड कर देता हूँ। और फिर हम यहीं से कल इंशाल्लाह करेंगे। भाई इसको जरा देख लीजिएगा, मैं अटेंडेंस देख लूँ जल्दी से। कल आप लोग लाजमी जो है ना वो उसको जरा देख कर आइएगा। ठीक है। और अटेंडेंस के बाद मैं आपको कह देता हूँ, आप फिर चले जाइएगा। बस एक मिनट रुक जाए। चले ठीक है बच्चों। ओके फिर इंशाल्लाह कल हम मुलाकात करते हैं। ईद से पहले हमारी आप कल आखिरी क्लास होगी, तो जरूर आइएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।